नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। नेपाल हमेशा भारत के अगेंस्ट में चाइना कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है और कहीं न कहीं नेपाल इसके जरिए चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया है और चाइना खासकर नेपाल का जो हाइड्रो पावर है इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर अब तक खर्च कर चुका है, जहां पर चाइना का इंटेंशन जो है ये इंडिया को काउंटर करना है। वहीं नेपाल का जो इंटेंशन है वो चाइना से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। लेकिन रिसेंटली जो हुआ है, जहां भारत की तरफ से ना ही कोई स्टेटमेंट दिया गया, ना ही यहाँ पर कोई मिसाइल्स लॉन्च की गई, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्टमेंट है नेपाल के हाइड्रो पावर में, ये अब टोटली वेस्ट हो चुका है। खैर यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। देखिए, नेपाल के हाइड्रो पावर पोटेंशियल की बात करें तो नेपाल थियोरेटिकली ये कहता है कि हम लोग हर साल 83,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन करेंटली बात करें तो आज के टाइम में जो नेपाल है 50,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है। लेकिन नेपाल की जो जनसंख्या है ये इस 50,000 मेगावाट में महज 5 से लेकर 10% इतने की यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता है। और यहाँ पर अराउंड 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है नेपाल इसे एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि नेपाल की कोशी से लेकर जो गंडकी है, जो कर्नाली बेसिन है, जहाँ से छोटे बड़े मिलाकर 6,000 जो रिवर्स है वो फ्लो करते हैं और इसके जरिए नेपाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और कहीं न कहीं नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आप देख पाएंगे यूएसए से लेकर नॉर्वे, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ये तमाम जो देश है नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एज ए FDI के फॉर्म में। इवन कि ये नेपाल का लाइफ लाइन ही माना जाता है। और अगर स्पेशली चाइना की बात करें तो चाइना पिछले लंबे टाइम से नेपाल की जो पावर कंपनी है इनके साथ जॉइंट वेंचर के जरिए हाइड्रो पावर को जनरेट करती है, डैम का निर्माण करती है। और आप देख पाएंगे ये आर्टिकल जो है 2017 का आर्टिकल है, जहां चाइना नेपाल में $3 बिलियन ये इन्वेस्ट करने वाला था। अब यहाँ पर भी देख पाएंगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है, जहां चाइना की तरफ से ऑलरेडी मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स है इसको लेकर प्रपोज किया गया था। उनमें से खासकर जो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, या फिर जो बुद्धि गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, या फिर जो बाकी अदर ट्रांसमिशन और जनरेशन प्रोजेक्ट है, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को लेकर प्रपोजल दे चुका है। लेकिन सवाल अब ये निकल के आ रहा है कि अब नेपाल की यहाँ पर समस्या क्या है। देखिए, अगर नेपाल की ज्योग्राफी को देखें तो नेपाल के नॉर्थ में चाइना है और साउथ में इंडिया है, और नेपाल इस चीज का फायदा भी उठाता है। नेपाल भारत के अगेंस्ट में चाइना कार्ड ही प्ले करता है और चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर नेपाल की ज्योग्राफी को देखें तो नेपाल के नॉर्थ में जहां चाइना से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, ये पूरा जो रीजन है हिमालयन रीजन है, जिसके कारण जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर है इसे बिल्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जो हाई एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे भी बिल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और रही बात चाइना की, तो चाइना आज के टाइम में हाइड्रो पावर के जरिए बड़े स्तर पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर नेपाल को अपनी इलेक्ट्रिसिटी चाइना को बेचना है तो इसके लिए भी एक्सपेंसिव कन्वर्टर स्टेशन चाहिए। इवन की जो ट्रांसमिशन है इसके डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर नेपाल की आ जाती है मजबूरी कि नेपाल चाहते हुए भी अपनी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो चाइना को यहाँ पर भेज नहीं सकता। और नेपाल के पास में अल्टीमेट एंड ओनली ऑप्शन जो बचता है वो है भारत। और रिसेंटली हुआ ये है कि नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने अपनी वर्डिक्ट में 2024 का जो पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था भारत और नेपाल के बीच में, जिसके अगेंस्ट में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में लीगल चैलेंजेस यहाँ पर फाइल किए गए थे, इसे यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। अगर आपको ब्रीफली बताए तो 2024 के टाइम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उस टाइम की नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल दोनों के बीच मुलाकात होती है 7th नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन मीटिंग के तहत में, जहां पर नेपाल और भारत के बीच में 10,000 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है इसके एक्सपोर्ट को लेकर जो एग्रीमेंट है वो साइन की जाती है। यहाँ तक कि इसके अगले साल ही अक्टूबर 2025 के टाइम में भारत का जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और नेपाल का जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन की जाती है। और इसी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में एक क्रिटिकल रेगुलेटरी क्लॉज भी था, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शेल allow cross-border trade of electricity provided that the generating asset is not owned, controlled or managed by an entity co-located in a country sharing a land border with India which does not have a bilateral पावर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद इंडिया। आसान भाषा में कहे 2024 के इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भारत नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी परचेज तो कर लेगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है या जो कंट्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो बिल्ड की है, इनके साथ में भारत के बायलेटरल पावर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो भारत
नेपाल से वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज नहीं करने वाला है। और इसी एक क्लॉज के जरिए जो पूरा गेम है और वो पलट चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जो वर्डिक्ट है ये एक फाइनल वर्डिक्ट है, जिसमें नेपाल में अब ना पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन की जरूरत है, ना ही यहाँ पर नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जा सकती है। वैसे भी नेपाल की मजबूरी है, नेपाल के पास में सिंगल एंड लास्ट ऑप्शन है भारत। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे किस तरीके से जो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट था, जो चाइना का जो थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन है, इन्हें असाइन किया गया था। फाइनली इसे भारत का जो NHPC है इन्हें हैंड ओवर किया जाता है। उसी तरीके से सेती जो रिवर 6 है ये भी भारत को यहाँ पे हैंड ओवर की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर अरुण 4 है, जिसे भारत का जो SJVN लिमिटेड है और नेपाल का जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, दोनों के ज्वाइंट वेंचर से इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा जो अपर करनाली है ये भी भारत के GMR ग्रुप की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है क्रिटिकल रेगुलेटरी क्लॉज के जरिए, क्योंकि जब चाइना को ये मालूम चलता है कि भारत और नेपाल के बीच में तो 24 के टाइम में ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए थे जिसमें इस तरह के क्लॉज थे, और क्योंकि नेपाल जो है चाइना को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है ड्यू टू जियोग्राफिकल टेरेन, तो नेपाल के पास में सिंगल ऑप्शन बचता है भारत। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी भारत नेपाल में नए नए इन्वेस्टमेंट लेकर भी आ रहा है, खासकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी। और अब जान के शौक होंगे कि नेपाल भारत के जरिए, नेपाल भारत से ओनली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ जो रुपीस है वो यहाँ पर अर्न करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2024 दिसंबर का ये आर्टिकल है, जहाँ पर फिस्कल ईयर 2024-25 में मिड जुलाई से लेकर मिड दिसंबर तक में नेपाल ने जो अर्निंग की है वो है 8.15 बिलियन रुपीस की। वैसे नेपाल जो है भारत को आज के टाइम में 1140 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट करता है, जहां नेपाल हर साल भारत से 20 बिलियन नेपाली रुपीस जो है वो अर्न करता है। ये नेपाल का जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है जो भारत को इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, जो भारत को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इसी साल मार्च के महीने में नेपाल ने भारत को ये कहा कि हम लोग जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ये हम लोग अब 4 गुना बढ़ाने वाले हैं। यहाँ तक कि पिछले साल जून के टाइम में नेपाल ने पहली बार भारत के ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को अपनी जो पावर है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। वैसे इसके बाद ये भी अपडेट निकल के आए थे कि मोहम्मद यूनुस के कारण, क्योंकि पिछले साल मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश को रन कर रहे थे, तो भारत ने यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन है इसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया था। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर भारत नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मार्केट एक्सेस है इसे अगर मना कर देता है तो इससे नेपाल का जो पूरा रेवेन्यू है वो कोलैप्स हो सकता है, और इससे नेपाल की जो फाइनेंसिंग है वो भी डिफिकल्टीज को फेस कर सकती है। जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पर नर्वस हो सकते हैं। और वैसे भी रिसेंटली हमने आपको ये बताया था कि जो APG ग्रुप है, मीन्स एशिया पैसिफिक जो ग्रुप्स है, जो ऑलरेडी नेपाल को यहाँ पर ग्रेड लिस्ट में यहाँ पर रखा हुआ है, और इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली ये वार्न किया कि जो नेपाल है ये ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता है। लेकिन नेपाल आज के टाइम में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज से 1-2 मंथ पहले नेपाल और चाइना के बीच में रिंग रोड एक्सपेंशन का जो सेकेंड फेज है इसको लेकर यहाँ पे एग्रीमेंट साइन की गई थी। लेकिन नेपाल ने यहाँ पर चाइना को ये कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन आप इसे ग्रांट की फॉर्म में दीजिए, मीन्स हमें यहाँ पर लोन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर फ्री जो फंड है वो प्रोवाइड कीजिए। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच। इतना ही नहीं, नेपाल और चाइना के बीच में जो भी फिलहाल अभी रुके हुए और जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इसे भी रिव्यू करने की बात की जा रही है। वहीं नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बालन शाह की बात करें तो आज के टाइम में भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं इसको लेकर चाइना के साथ साथ जो यूके है इनसे यहाँ पर मदद मांगी जा रही है। लेकिन इसके रिस्पांस में भारत की तरफ से भी रिस्पांस आया था कि किसी भी थर्ड पार्टीज का जो इन्वॉल्वमेंट है ये भारत रिजेक्ट करता है। इतना ही नहीं, इसी बीच में बालन शाह जो है इन्होंने ये कहा कि ओनली भारत यहाँ पर नेपाल का जो लैंड है वो इनक्रोच नहीं किया है, नेपाल भी जो है वो भारत के लैंड को यहाँ पर इनक्रोच करके रखा हुआ है। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बालन शाह वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, RSP पार्टी मीन्स राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इनके जो लीडर हैं वो भारत रिसेंटली विजिट किए। यहाँ तक कि PM मोदी से मुलाकात की गई। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि नेपाल इज इंडियाज प्रायोरिटी पार्टनर। खैर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये भी 6 जून से इंडिया के विजिट में है नेक्स्ट 3 डेज के लिए। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे नेपाल के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है इनकी तरफ से यहाँ पे एक प्रेस रिलीज की गई, जो बातें कंफर्म की जा रही है कि जो नेपाल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर शिशिर खनल ये भारत विजिट करने वाले हैं। और ये सभी चीजें यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि नेपाल में भले ही यहाँ पर जो चाइना है
वो बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट कर चुका है। हालांकि नेपाल जो है ये भारत के अगेंस्ट में चाइना कार्ड प्ले करता है, लेकिन नेपाल की जो इकोनॉमी है ये मुख्य तौर पर भारत के ऊपर में डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो विजिट है, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर आरएसपी के जो लीडर हैं, इनके विजिट यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो पूरी इकोनॉमी है ये विदाउट भारत ये इमेजिन किया नहीं जा सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।